हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा का राजनीतिक विज्ञान ठीक है देखेंगे। उसमें अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संविधान क्या और क्यों। क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है ना। तो विद्यालय में हम पढ़ने के लिए जाते हैं आते हैं। इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिका होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण से लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के लिए विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, मतलब हर एक कक्षा के लिए निश्चित पाठ्यक्रम का होना, प्रत्येक विषय के लिए एक शिक्षक शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना, जिस पर पूरे विद्यालय का सुचारू रूप से क्या हो, चलाने की जिम्मेदारी हो। ठीक है। विद्यालय के जिन नियमों विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया है, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होती है। ठीक है। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 में होना चाहिए। ठीक है। मतलब जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या कहा गया है कि बुनियादी, मतलब ये जो है बुनियादी कानून है, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों के किसी भी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है, और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र और शिक्षक के अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 का होना, 30:1 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए। ई लॉ में कहा गया है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है। ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है, उसको समझते हैं हम लोग। आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। ठीक है। आप जो एक विद्यालय में जिस जिस नियम का जो पालन करते हैं उसका सूची तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। ओके, तो आपकी जो मैडम जी होंगी यानी शिक्षिका जो हैं, कौन कौन नियम का जो तैयारी करते मतलब पालन करते हैं उससे उनसे आप क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बोला है आप सोच के बताइएगा कि आपके जो अध्यापक यानी जो हेड मास्टर जी है आपके स्कूल के, उनको किन किन मतलब समस्या का सामना करना पड़ता है। आप ये सब लिख लीजिएगा खुद से सोच के। ठीक है। चलिए, अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है। समझे? जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हमको स्कूल या क्रिकेट चाहे कुछ भी गेम उम होता है, उस सब के लिए जो कुछ नियम होता है, ठीक ना। मान लीजिए स्कूल चलाने के लिए कुछ नियम होता है, उसी प्रकार से कोई देश को चलाने के लिए क्या होता है, नियम होता है। और उसी नियम के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान का जो भी लॉ होता है यानी जो भी बात होता है उस सबको मानना पड़ता है वहां के उस देश के नागरिक को और उस देश के सरकार को। ठीक है। चलिए, अब जो है आगे क्या दिया है उसको समझते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर वर्ग में अलग अलग समूह में चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में सजाइए। इसके लिए आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट या अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है।
भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूह जाति एवं अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, साथ ही और सबसे अहम बात यह है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब देखिए, इस बात करने का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान जो है, यानी अपना संविधान जो है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद ही हमको अपना संविधान मिला था। जो अपना संविधान जो है अनुभवों का नतीजा है। क्या चीज है? अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का क्या है? नतीजा है। यह भिन्न भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी व्यक्तियों के लोगों के मतलब व्यक्तियों की सोच का परिणाम है। ठीक है। जो है भारतीय संविधान केवल यही नहीं बताता है कि देश के शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज की किन किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होनी चाहिए और उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात यह बताता है कि अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे कि सबका भला हो। ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है कि अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले। यदि आप सभी को ऊपर दिए गए परिस्थितियों के अनुसार दी गई इलाकों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे। अब इतना बात बोला है, इसको समझने का मतलब है, समझिए क्या है। अब बोला है, मान लीजिए कोई आप गांव में रहते हैं। ठीक है, कोई गांव में रहते हैं, आप चाहते हैं कि वह यहाँ रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से क्या करे, शांतिपूर्ण ढंग से रहे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करे। ठीक है। यदि उसमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके और उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो। ठीक है, मतलब वो जब झगड़े तो उनका हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, मतलब जितना लोग जानते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको काम मिले और उसके साथ साथ क्या हो, जितना मेहनत है उसके अकॉर्डिंग उनको वेतन मिले। ठीक है, तो यही बात हमको बोल रहा है। ये जो जितना बात बोला है, चलिए उसको हम लोग इधर समझते हैं। दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे। ठीक है, यह तो हो गई कानून बनाने की बात। अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। ओके, चलिए अब इसको समझिए। कोई मालिक है, ठीक ना, और कोई नौकर है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। राजू, आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई। एक मालिक है जो राजू को कहता है कि राजू आज तुम्हारी जो है औरत काम करने क्यों नहीं आई। तो राजू क्या बोलता है, जवाब सुनिए। आज उसकी तबीयत बहुत खराब है मालिक। ठीक है, तो राजू जो है अपने मालिक से बोलता है कि आज उसकी बहुत तबीयत खराब है मालिक। तो तुमने, उसके बाद क्या आता है समझिए। तो तुमने अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा, घर पे बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मालिक बोलता है फिर तो तुमने अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजा मुन्नी को, घर पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। फिर क्या बोलते हैं, जो राजू होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो सरला बहन के घर पढ़ने गई है। ठीक है, फिर मालिक क्या बोलता है, क्यों, फिर यह काम कौन करेगा, जाओ उसे तुरंत बुलाकर ले आओ, एक दिन नहीं पड़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद क्या होता है समझिए। कुछ ही देर में रामू हफ्ते हुए लौटता है और कहता है कि मालिक, सरला बहन जी ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुन्नी की पढ़ाई छुड़वा कर उसे काम करवाओगे तो मैं रपट कर दूंगी। अब रपट कर मतलब क्या होता है समझिए। फिर क्या हुआ, रामू जो है दौड़ते दौड़ते आया और मालिक को कहता है कि मालिक, सरला बहन क्या बोली है, हमको डांटी है, बोली है कि यदि तुम मुन्नी को पढ़ाई छुड़वा कर काम करवाओगे तो मैं तुम्हें रपट कर दूंगा, यानी थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, यही
सरला बहन कहती है, इसका मतलब। ऊपर दी गई चित्र कथा के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अब जो है इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा गया है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया? अब देखिए सरला बहन जो है मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया? तो सरला बहन नहीं चाहती थी कि इस जो है बच्ची है मुन्नी, वो अभी पढ़ाई करने के बजाय काम पर जाए और उसका जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका हनन होए। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध, उसका जो है हनन होए। ई चैप्टर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है। बिल्कुल देखी होंगी, आप चर्चा कीजिएगा। ठीक है, आपके विचार में छोटी उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए? देखिए मेरे विचार में छोटे बच्चों को इसलिए काम पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यदि वो काम करती हैं बचपन से तो उनका तो सबसे पहले ग्रोथ जो है शरीर का वो रुक जाएगा, यानी शरीर का विकास सही से नहीं हो पाएगा और जो है उनका जो है शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उनका हनन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग और विस्तार रूप से जानेंगे सेकेंड लेक्चर में, सॉरी सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। ठीक है, अब समझ गए, जिस तरह जो है एक इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह जो है देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। ओके, अब संविधान में नागरिकों के अधिकारों वह कर्तव्य का वर्णन किया जाता है। वह यह बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, जब कोई देश में संविधान बनता है तो संविधान में क्या बताया जाता है? संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है, संविधान में क्या किया जाता है? तो नागरिकों का अधिकार व कर्तव्य का वर्णन किया जाता है। अब उसमें यह भी बताया जाता है कि अगर कोई नागरिक का जो अधिकार का यदि हनन होए, ठीक ना, तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी बताता है हमारा संविधान, चाहे कोई भी देश का संविधान है तो बताता है। ठीक है, और संविधान केवल नियमों व कानूनों का संग्रह ही नहीं है। संविधान जो है नियमों एवं कानूनों का ही संग्रह खाली नहीं है। ठीक है, जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है। संविधान जो है केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों को खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है, ठीक है ना, जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताए, बल्कि जो संविधान है दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ओके, संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की जो है दिशा देता है, ठीक ना, जनहित मतलब लोगों के लिए। ठीक है, जिससे सभी लोगों का क्या हो, खास तौर से समाज के पिछड़े लोगों को यानी कमजोर वर्गों के लोगों का क्या हो, विकास हो सके। ठीक है, और विकास हो के जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना इत्यादि। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो आगे कुछ दिया हुआ है बात उसको समझते हैं। नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़े, शिक्षिका की मदद से यह पता लगाए कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है फर्स्ट, दहेज के लिए विवाहित को जला देना। अब दहेज के लिए विवाहित को जला देता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो जलाता है उस पर भी कोई ना कोई कानून है, उसका भी कोई ना कोई नियम है। जैसे कि ऐसा कोई करेगा तो उस पर जो है दहेज प्रथा का जो है कानून लगेगा। ठीक है, उसके तहत उस पर केस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 10 वर्ष के बच्चों की चाय की दुकान पे काम करना। अब देखिए 10 वर्ष के बच्चों को काम करवाइएगा चाय की दुकान पर, तो उसका क्या होगा, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसका हनन होगा। ठीक है, और उसका हनन होने के साथ साथ क्या है, जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा ना, यही बात है।
बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना, तो ये भी पुलिस मतलब जो है यदि ऐसा करता है तो आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आपका जो है मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान या पर जाने के लिए कोई यदि रोकता है जाति, लिंग के आधार पर, तो वो क्या कर रहा है, आपके समानता के विरुद्ध जो अधिकार मिला हुआ है उसको आपसे छीन रहा है। ठीक ना, छीन रहा है तो उसके विरुद्ध जो है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, जो आपके साथ ऐसा व्यक्ति करेगा। ठीक है, सरकार द्वारा किसानों को जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जा कर लेना, समझे, ये सब जो है कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, ये जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा करेगा, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में अच्छा से। ठीक ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है समझिए, कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक ना, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर बोला है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी यदि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक और लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ इसका प्रश्न होगा, जितना भी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आएगा 100 लेक्चर उसमें। ठीक है, चलिए संविधान किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन देखेंगे अगला में, बुनियादी नियम क्या होता है ये भी देखेंगे, मतलब जितना क्वेश्चन है वो सबको देखेंगे। अब देखिए इसमें तो 2 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन देखिए 1-2 क्वेश्चन है जो आपको खुद से हो जाएगा। देखिए, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधा दी जाती है। अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधा की एक सूची बनाइए। अब अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधा का एक सूची बनाई थे, खुद से कर लेते हैं, कर लेंगे आप। और किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पता लगाया कि सरकार द्वारा लोगों को कौन सी बुनियादी सुविधा दी है, और सरकार द्वारा मतलब क्या क्या स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधा दी जाती है, ये भी आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग संविधान, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ को हम लोग समझेंगे क्या है। अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने की प्रयास करेंगे कि वे कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों को ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शामिल किया गया है या नहीं, उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा गया है या नहीं। ठीक है, सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों को शामिल किया गया है या नहीं। ठीक है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठन के बाद, मतलब सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीय को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। ठीक है, कांग्रेस के नेता अंग्रेज सरकार के भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि। अब इतना पढ़े उसका मतलब क्या है समझिए, जो इतना पढ़े उसका मतलब क्या है कि जब 1885 के बाद कांग्रेस जब बना, ठीक ना, भारतीय कांग्रेस का जब गठन हुआ उसके बाद जो है अन्य संगठन वाले और भारतीय कांग्रेस ने मिलकर क्या किया कि इनका कोशिश रहता था कि जो भी मतलब कानून बनाने वाला जो है संस्था है उसमें भारतीय का अधिक होना। ठीक ना, इनका प्रयास रहता था कि उसमें भारतीयों का अधिक हो, भारतीय आदमी उसमें अधिक से अधिक
जाए। ठीक है, कहने का मतलब यही था। और यह सवाल रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कि यह सवाल करे उन सबसे, अंग्रेज सबसे, कि आप जैसे अपने देश में नागरिकों को अधिकार देते हैं, वैसे ही भारतीय को आप इस भारत में क्यों नहीं अधिकार देते हैं? जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी। और भारत के जो शुरुआती मांग थी उसमें मुख्य रूप से यही मांग शामिल था, क्या? कि मत देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, और अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्या हुआ कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधि को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। ये सब जो था भारतीय का क्या था, सब भारतीय का जो है मांग था कि आप जो है जो कानून बनाने वाली संस्था है जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधि का अधिक से अधिक क्या हो, नियुक्ति हो, अधिक से अधिक संख्या हो। ठीक है, असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार हो, और असेंबली में बजट पूछने का अधिकार हो। ठीक है, अधिकार दिए जाए, एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों के तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया। ठीक है, इसी बीच जो है कुछ अन्य घटनाएं घटे जिसने संविधान की मांग को पूरा कर दिया। अब देखिए कोई कुछ फिगर है आपके निकट, उसको समझिए। ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, आई है अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करता। ये अंग्रेज है जो देखिए भारतीय किसानों को क्या है, नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहा है। आई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक ना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण घटना घट गया था उसी क्रम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेज शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत में ने हम भारतीयों को अधिकारों का हनन किया है? किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था? देखिए ऊपर दिए गए चित्रों के देखकर अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बना है? तो सोच एकदम मतलब कैसा बनेगा बताइए। वो जो है उनका मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा काम करवाए, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले ले भारत से, लेकिन उसका मुआवजा मतलब जो होता है मेहनताना उतना न दे। जो मतलब मान लीजिए मेहनत ज्यादा करता है, काम ज्यादा लेता है और पैसा जो है उतना नहीं देता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अच्छा इस बात जो है अच्छा किसी को नहीं लगेगा। ठीक ना, तो इसे सोच अच्छा नहीं बनता था उनके प्रति। ठीक ना, हम लोगों का। फिर क्या बात है कि क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है? बिल्कुल किया है। और कैसे किया है? तो कैसे किया था जानिए। काम ज्यादा करवाता था, ठीक है, और वेतन जो होता था कम देता था, और अपने अकॉर्डिंग काम करवाता था। यदि हम चाहे कि खेत में कुछ दूसरा चीज रोपे तो नहीं, वो चाहेगा वही रोपना है। जैसे जबरदस्ती यहाँ नील की खेती करवा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। हमारा देश आजाद रहता तो क्या इस तरह के लोगों की उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? बिल्कुल नहीं। जब हमारा देश आजाद रहता तो आजाद रहता तो सब तो आजाद रहता, तो सब जब आजाद रहता तो इच्छा के विरुद्ध ही मतलब इच्छा के अपने अकॉर्डिंग यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता। इच्छा के विरुद्ध तो काम नहीं ना करता। ठीक है, अब यदि उस समय भारत आजाद होता तो क्या आजाद होता और उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाएं को रोका जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता। जब अपना संविधान होगा तो काहे ना रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था। ठीक है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। समझे, 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रख दी। ठीक ना, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्य का समावेश किया गया था, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा। देखिए 1920 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रख दी।
फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के जो है संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। और 1931 में कराची में जो है 1931 जो ईस्वी था उसमें कराची में पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, अधिवेशन चल रहा था। उसमें जो भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित जो है कुछ बातें को पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में क्या था, जो दो प्रस्ताव पेश किया था उस प्रस्ताव में क्या था, तो कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के बारे में उसमें अधिवेशन में बात किया गया था। ठीक है। फिर 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। फिर 1934 में क्या किया गया कि एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। ठीक है। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन किया गया और अंततः जो है दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। ये दोनों भूमितिया बिहार के निवासी थे। देखिए 1934 में क्या हुआ कि स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई और उसी दौरान जो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक ना। उसके अंतराल में दिसंबर 1946 को अंततः जो है संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है ना। और उसका जो है अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद और निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि दोनों व्यक्ति कहाँ के थे, अपना बिहार के। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्या है आगे। भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की, तो भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की, तो 1920 में। ठीक है। कब पेश की थी, 1920 में। अभी बताए थे अंग्रेज सरकार भारत के लोगों को स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी। अब बताइए अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग क्यों नहीं मानना चाहती थी। अब देखिए वो मान जाता तो जब भारत का अपना संविधान होता था, भारतीय व्यक्ति जो अपना अकॉर्डिंग चलता, अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलता, उसके संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ठीक है। तो उसका जो हुकूमत जो मतलब वो जो भारत पे अपना पूरा हुकूमत चला रहा था वैसा राज उसको नहीं चलाने को फिर मिलता, इसलिए वो सब क्या था, अंग्रेज लोग स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को नहीं मानता था। ठीक है। अब भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी, तो भारत के लोग शुरुआती दौर में क्या क्या मांग रखी थी, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या मांग रखी, तो भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या मांग रखी थी कि जो कानून बनाने वाले संस्थाएं हैं, जैसे कानून बनाने वाले जो संस्था है क्या नाम है उसको, नेशनल असेंबली है, उसमें अधिकतर भारतीय हो, ये थी मांग उसका। और मांग यह था कि जैसे ब्रिटेन सरकार वो अपने देश में वहां के नागरिकों को जो हक देता है, मानी जो अधिकार देता है, वो हम लोग को क्यों नहीं देता है, जैसे मत देने का अधिकार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि। ठीक है। चलिए अब जानते हैं कुछ बातें, तथ्य जो जानना है वो जान लीजिए और याद रखिएगा इसको, कुछ जानने योग्य बात है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं उनकी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यह सब प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। और प्रारूप समिति बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। अब ये संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। अब ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछे संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने की काम करती है। ठीक है। संविधान के बुनियादी मूल्य, अब संविधान के बुनियादी मूल्य को समझिए। किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हो और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्श को संविधान के मूल्य के रूप में पहचाना गया जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ठीक है, अपनाया था।
ये आदर्श और विश्वास आजादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहे। ठीक है, इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। ठीक है, इन जो है ये जो है मूल्य है यानी बुनियादी मूल्य है, इसमें प्रमुख क्या है तो ध्यान देंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो इन मूल्य में प्रमुख मूल्य क्या है तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य है। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया था। अब देखिए संविधान की उद्देशिका को हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं एकदम। चलिए भारत का संविधान उद्देशिका को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा एवं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। अब देखिए जितना भी हम लोग का जो मूल बिंदु था, जो मूल बुनियादी मूल्य था, ठीक है, बुनियादी जो मूल्य था संविधान के बुनियादी मूल्य था, देखिए इसमें है कि ना क्या क्या हम लोग पढ़े थे, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता। देखिए तो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समता सब है ना, इत्यादि सब देखिए है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर उन मूल्यों को शामिल किया जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हो और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? तब भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन है? भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? तो भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, चलिए अब हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। लोकतंत्र क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। भारत में आजादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित हो गई थी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का क्या अर्थ होता है इसको पढ़ने के लिए एक अनुभव पर विचार करते हैं। ठीक है, मतलब भागीदारी का अर्थ जानना है तो आपको एक अनुभव पर विचार करना पड़ेगा। चलिए उस अनुभव को हम देखते हैं और समझते हैं क्या है अनुभव से। पलक के स्कूल में संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन था। शिक्षिका ने सभी बच्चों का भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। सारे बच्चों की पूरी तैयारी के साथ सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यदि सारे कार्यक्रम को शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता और फिर कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों को कोमल हृदय को ठोस पहुंचती। शिक्षिका ने बच्चे की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा। उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो ये था एक अनुभव। अब इससे जो रिलेटेड प्रश्न नीचे उसको देखिए। बच्चे क्यों खुश थे? अरे बच्चे क्यों खुश थे? क्योंकि उसको
उससे उसका विचार जाना गया और उसको जो है कार्यक्रम में भाग लेने दिया गया। ठीक है, इसलिए वो खुश थे। शिक्षिका ने सभी बच्चों को विचार क्यों लिए, मतलब शिक्षिका जो थी सभी बच्चे से विचार क्यों लिए? बताइए, विचार नहीं लेते तो उसका जो कोमल हृदय था उसमें तो ठेस पहुंचता ना, इसलिए विचार ले लिए। कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता? कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो समय काफी लगता। ठीक है, क्या बच्चों अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे? बिल्कुल स्वतंत्र थे। कार्य योजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 10 निभाया था। 10 ही व्यक्ति ने कार्य योजना बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, बाकी सब उसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी सब भाग लिया था। ठीक है, लेकिन कार्य योजना जो 10 को लड़का मिलके बनाया था। ठीक है, इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में क्या समझ में आता है, शिक्षिका से चर्चा कीजिए। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब लोकतांत्रिक मतलब भारतीय शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने की बात आया तो लोकतांत्रिक बनाने का तात्पर्य क्या आता है? उसमें सभी लोगों का भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों का भागीदारी कब होगा? जब सभी लोगों का भागीदारी कब होगा? जब सब लोग उसमें रहेंगे तब ना। तो ऐसा तो संभव नहीं था कि सब लोग उसमें रहे, इसमें ऐसे करने में तो समय बहुत काफी लग जाएगा। ठीक ना, और काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो क्या किया गया, एक तरीका खोजा गया। ठीक ना, तरीका क्या था कि सभी लोग के सहमति से कुछ, मतलब सभी लोग की सहमति से क्या हुआ कि कुछ आदमी का समूह बनाया गया, जिसमें से बता दिया गया कि फलाने आदमी फलाने इलाके से अपने मतलब इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ इलेक्शन फलाने एरिया से फलाने आदमी लड़ेंगे। ठीक है, ऐसा काम किसी बहुत आदमी को सौंप दिया गया, मतलब कुछ आदमी को सौंप दिया गया। ठीक ना, उसके बाद क्या होगा कि सब अपने अपने इलाके से एक एक, मतलब सब अपने अपने इलाके से प्रतिनिधि को, जो इलाका से जो प्रतिनिधि चुना गया था उस इलाके से प्रतिनिधि को जिता करके सांसद भवन में भेजना शुरू किया। ठीक है, अब सब अपने इलाका से भेजा तो क्या हुआ, सबका भागीदारी हुआ ना, कि सब अपने मन से अपना मत दिया और मत देने के बाद क्या हुआ, आदमी जीता तो संसद भवन में गया और आगे गया तो क्या हुआ, ऐसे में सब लोगों का भागीदारी हो गया। सब लोगों का जब भागीदारी हुआ तो लोकतंत्र मतलब भारतीय शासन व्यवस्था में तो लोगों का जो भागी होना गया तो लोकतंत्र का निर्माण होबे करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। स्वतंत्रता के बारे में समझते हैं। स्वतंत्रता, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तो क्या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि नागरिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ फिगर है। स्कूल जाती बच्चियां पटना साहिब अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला कार्यकर्ता। तो स्कूल बच्ची जा रही है तो क्या है, समानता का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, तो जा रही है। पटना साहिब सॉरी पटना साहिब, देखिए पटना साहिब है तो ये क्या है, धर्म के, ये जो है धर्म की समानता है ना, इसमें धर्म की समानता लग रहा है सबके और यहाँ देखिए अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला कार्यकर्ता है, तो ये भी क्या समानता का अधिकार, समानता मतलब इसमें लौक रहा है क्या है, स्वतंत्र लौक रहे हैं कि स्वतंत्र है उत्तम, कोई भी पद मतलब कोई भी जो है कोई काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है प्रश्न, उसको देखिए, अब बताइए, जवाब दीजिए। स्वयं करे, क्या बोला है, स्वयं करे। पुस्तक में दी हुई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़े और दिए गए चित्रों को देखकर बताया कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? मतलब क्या किसी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? बिल्कुल असीमित हो सकता है। नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार क्या असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुंचाता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये तो हम बता दिए हैं ऊपरे कि कहाँ कथी दिख रहा है। इसमें देखिए स्वतंत्रता है तभी ना स्कूल पढ़ने जा रही है, यानी समता का अधिकार भी लौट रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग समानता। समानता के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। समानता की समझ। भारतीय समाज में जाति, लिंग तथा धन की असमानता बहुत स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए एक कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्यता देना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के लिए के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इसी मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांत का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझ गए। संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़े और बताए कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन कौन सी असमानता दिखाई दे रही है ये बताना है हमको। चलिए, अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं। उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक बराबर सजा सुनाता है। यही समानता है। एक गांव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था, क्या असमानता है। आपको पड़ोस के स्कूल में एक छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, असमानता है। किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं, तो ये भी क्या असमानता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे सामाजिक न्याय। भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश है, ताकि कई हजार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई तरह की बातें लिखी गई, जिनके आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकारें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही है। ठीक है, हमारे बिहार राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही है, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्र छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था, खास जरूरतों वाले लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने, जैसे रैंप बनाना, पहिए वाली कुर्सियों का प्रबंध इत्यादि। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती है, अपनी शिक्षिका की सहायता से इस पर चर्चा कीजिए। ठीक, अब क्यों नहीं आती है, देखिए मान लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की समानता के सिद्धांत को विरुद्ध क्यों नहीं जाती है। अब देखिए ये जो है पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के मतलब लोग हैं, ठीक ना। पिछड़े वर्ग के लोग होने के कारण क्या है, संविधान में कहा गया है ना कि इन्हीं लोग को मतलब आगे लाने की कोशिश किया गया है संविधान में, तो ये जो है विरुद्ध इसलिए नहीं जाता है। ठीक है ना। अपने स्कूल में चलाई जा रही विभिन्न योजना की जानकारी एकत्र कीजिए। योजना क्या है और क्यों चलाई जाती है, समूह में चर्चा कीजिए। ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता। अब जानेंगे हम लोग धर्मनिरपेक्षता के मतलब। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों में धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की गई है। इसमें चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से की जाएगी, ठीक है, मतलब दूसरा पार्ट है उसमें किया जाएगा अच्छा से। भारतीय संविधान विश्व में अपनी कई विशेषता के कारण जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन शक्तियों का बंटवारा एवं न्यायपालिका प्रमुख, इन सभी बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा आगे के अध्याय में करेंगे। ठीक है, जितना दिया उन्हें सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे के पाठ में। ठीक है, आई होप का आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यदि आप लोग हमारे द्वारा मैथ साइंस का जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जाके देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।